Alright guys, let's get started. Today in economics we're going to be talking about micro versus macro. We're going to be talking about economic activity. We're going to be talking about globalization. हम इन तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले let's get started with micro. What is micro? I think we all know micro means something small, something tiny. That's micro. सही है. But micro has no meaning in economics until unless we place it with microeconomics. तो अब थोड़ा समझ में आएगा और माइक्रो बायोलॉजी भी हो सकती है, माइक्रो कुछ भी हो सकता है, माइक्रो सन भी हो सकती है. यहाँ थोड़ी माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इट देयर मस्ट बी समथिंग रिटन बिफोर माइक्रो. किस चीज़ का माइक्रो है? सही है. सो इट कैन बी माइक्रो बायोलॉजी. सही है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, what is microeconomics? Something on a small scale, something that just affects or influences an individual or maybe a small firm. That is micro. कोई भी चीज़ जो पूरी कंट्री को अफेक्ट करती है, दैट इज मैक्रो. पूरी कंट्री को अफेक्ट करी, दैट्स मैक्रो. कोई भी चीज़ छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रही है, वो माइक्रो है. कोई भी चीज़ पूरे कंट्री लेवल पे अफेक्ट करी है, दैट इज मैक्रो. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज concerned with economic issues that affects an individual. याद रखें, individual को household भी बोला जाता है. individual ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, household. So ये individual that affects an individual or firm. किसी एक firm को affect करता है. So ये अच्छा. इफ यू टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि पहले इसके एग्जांपल्स के, अगर हम एग्जांपल्स पे बात करें, क्या इसके एग्जांपल्स होंगे जो माइक्रो लेवल पे अफेक्ट कर रहे हैं? इंक्रीज इन सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स. इनकी सैलरी बढ़ गई. सही है. फिर उसके बाद रिटायरमेंट, पूरी कंट्री के अंदर रिटायरमेंट, सबकी रिटायरमेंट की एज चेंज कर दी गई, मैक्रो है. रिटायरमेंट ऑफ मिस्टर एक्स, ये बेसिकली माइक्रो है. फिर इसके बाद अ स्मॉल फर्म इंकरिंग लॉस, माइक्रो. सही है. फिर इसके बाद अ स्मॉल फर्म इंकरिंग लॉस, माइक्रो. ये भी माइक्रो है, पूरी कंट्री का अफेक्ट नहीं हो रही इससे. सही है. फिर इसके बाद अ न्यू फर्म हायरिंग. अब ये हायरिंग अगर लाखों लोग हायर कर रहे हैं तो मैक्रो का बढ़ गए, 2 बंदे हायर कर रहे हैं, माइक्रो. सही है. अच्छा. शट डाउन ऑफ वन फर्म, कोई भी छोटा फर्म है, माइक्रो. बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो ये ए वाला है, ये आई वाला था. मैक्रो इकोनॉमिक्स is concerned with economic issues that affects an economy as a whole. पूरी economy को affect करता है. or in other words it affects the nation as a whole. सही है. it affects the nation on aggregate level, पूरी कंट्री के लेवल पे अफेक्ट करता है. सही है. यानी कि takes into account the economic aggregates. अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मैक्रो लेवल पे हमें अफेक्ट करेंगी? इसके बाद इन्फ्लेशन, पूरा कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी में महंगाई होगी, सब लोग अफेक्ट होंगे पूरी कंट्री में. दिस थिंग अफेक्ट्स एवरीवन. फिर इसके बाद इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, पूरी कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अफेक्ट पड़ेगा, चेंजेस इन एक्सचेंज रेट. फिर इसके बाद चेंजेस इन टैक्सेशन, टैक्सेस, पूरी कंट्री में टैक्स चेंज हो गया. चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट,
सही है, पूरी कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, सो दिस इज समथिंग दैट वुड अफेक्ट द एंटायर नेशन। फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पूरी कंट्री के अंदर इफेक्ट आएगा इसका। डिस्कवरी हो गई तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पॉपुलेशन इंक्रीज इन population, पूरी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ गई। सो दिस इज समथिंग दैट इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑन मैक्रो लेवल, दिस इज समथिंग दैट इज अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑन माइक्रो लेवल, ऑन अ स्मॉल स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल। तो हमें समझ में आ जाएगा टॉपिक्स कौन से माइक्रो के हैं, कौन से मैक्रो के हैं। अभी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है एक फर्म, वन फर्म कैन हैव अ माइक्रो, वन फर्म कैन बी क्लासिफाइड एज माइक्रो, बट इट्स इफेक्ट कैन हैव अ मैक्रो इफेक्ट, पॉसिबल है। एक फर्म जैसे के इलेक्ट्रिक माइक्रो अगर हम देखें, लेकिन वो शट डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो इट कैन हैव मैक्रो इफेक्ट। सो यानी कि हम कह सकते हैं कि माइक्रो इफेक्ट इन इकोनॉमिक्स कैन समटाइम्स, बहुत रेयर होता है वैसे, समटाइम्स लीड टू मैक्रो इफेक्ट। However, it rarely happens कि माइक्रो की चीज मैक्रो लेवल पे अफेक्ट कर रही है। सही है। अगर हम बात करें मोस्ट economies makes macro policies to support माइक्रो फर्म्स, यानी कि छोटे छोटे फर्म्स को सपोर्ट करने के लिए। भाई अगर आप टैक्स इतना ज्यादा लगाएंगे तो ये माइक्रो लेवल पे सारे फर्म्स डिस्टर्ब होंगे। सो दैट मींस अ डिसीजन टेकन ऑन मैक्रो लेवल अफेक्ट्स इट ऑन माइक्रो लेवल एज वेल। तो ये बेसिकली माइक्रो और मैक्रो का हमारे पास डिफरेंस है। So we understand that all decisions, either microeconomics or macroeconomics, plays a significant role in the economic well-being of an economy. हर economy की बेहतरी के लिए जो उसके micro macro decisions हैं वो पूरी country को affect करेंगे। Let's take an example of micro. अगर consumer confidence नहीं है तो business confidence नहीं होगा, business invest नहीं करेगा। एक मैं अपने business में invest नहीं करूँगा, दूसरा बंदा invest नहीं करेगा, तो don't you think it's going to create a macro effect? So it is possible. अच्छा, एक past paper का question था पीपीसी के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो इकोनॉमिक्स का कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सही, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू बी यूज्ड फॉर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कैसे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें एक कॉन्सेप्ट यानी कि पीपीसी को दोनों लेवल पे कैसे यूज कर सकते हैं। सही। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर हम क्या कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिविजुअल पे रख के बात करें, इंडिविजुअल एक बंदे पे, उसके बाद 5 घंटे थे, उसने 5 घंटे पढ़ने में लगा लिए, तो उसके 5 घंटे ट्रेनिंग के लिए जाना था, उसको स्विमिंग सीखनी थी, लेट्स सपोज, तो स्विमिंग नहीं सीख पाया, तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इंडिविजुअल पे ये क्या होगा, माइक्रो लेवल है, माइक्रो। अच्छा, और अगर क्या कहते हैं हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी, पूरी कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ये मैक्रो होगा। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को अगर देखें, हम इसको अगर ग्राफ के अंदर डाल के देख रहे हैं, यहाँ मैं एक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूँ, देखिए ये इस शक्ल का यूं भी आता है और स्ट्रेट भी आता है, सही, वो आगे जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये अगर मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ, आपके पास 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा है टोटल, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। अगर आपने लेट्स सपोज कि कहते हैं रीडिंग, और ये क्या है आपका स्लीपिंग, लेट्स सपोज स्लीपिंग कोई शायद प्रोडक्टिव तो है, रीडिंग एंड लेट्स सपोज मे बी ईटिंग, तो इतने घंटे खा के फट जाएगा आदमी से। तो रीडिंग के साथ हम क्या चीज़, अगर मैं पढ़ रहा हूँ मैं इस टाइम पे, लेट्स सपोज कि कहते हैं मे बी कोई स्विमिंग इस टाइम पे कर सकता था, प्रैक्टिस कर सकता था। तो अगर मेरे पास इतने घंटे हैं, लेट्स सपोज, अब मैं ये 16 घंटे नहीं है, आई हैव 8 आवर्स, अब मेरे पास 8 आवर्स, अगर मैं पूरा 8 घंटा लगा दूंगा रीडिंग के लिए, तो मेरे पास 0 टाइम बचेगा स्विमिंग के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अच्छा, अगर मैं 8 घंटे स्विमिंग पे लगा दूंगा, 0 आवर बचेंगे मेरे पास रीडिंग के लिए। लेकिन अगर मैं 4 घंटे लगा दूं
स्विमिंग के लिए तो 4 घंटे बचेंगे मेरे पास रीडिंग के लिए. सो एवरी चॉइस दैट वी मेक लीड्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो क्या मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यूज कर सकता हूँ? अगर मैंने कहा नहीं यार अब मैं 6 घंटे स्विमिंग करूंगा तो 2 घंटे पढ़ाई कर पाऊंगा, ये मैंने यूं बढ़ाया, ये यहाँ से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ. क्या ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व माइक्रो लेवल पे यूज हुआ है? यानी कि पीपीसी ऑन माइक्रो लेवल. माइक्रो लेवल ये बताता है कितना बना सकते हैं हर कंट्री के पास. अब अगर हम यही चीज कंट्री के लेवल पे बात करें, अगर यही चीज हम कंट्री के ये मैं थोड़ा यूं बना रहा हूँ, सही है. अच्छा, ये कंट्री 8 मिलियन बना सकती है. कुछ सिमिलर पिक कर रहा हूँ. 8 मिलियन. 8 मिलियन क्या बना सकती है? 8 मिलियन बाइक्स बना सकती है या 8 मिलियन जनरेटर्स बना सकती है. सही है. 8 मिलियन बाइक्स, 8 मिलियन जनरेटर दोनों तो नहीं बना सकती. 8 मिलियन, 16 मिलियन नहीं बना सकती. अगर इस साइड पे बढ़ाएगी तो इस साइड पे काम होगा. तो ये पूरी कंट्री के लेवल पे हम बात कर रहे हैं. इसी तरह से अगर पूरी कंट्री में 2 ही चीज़ें बनती है. पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तानी एग्जाम्पल लेते हैं, पाकिस्तान में फार्मिंग एंड लेट्स सपोज पाकिस्तान में फार्मिंग बन रही है एंड पाकिस्तान में स्पोर्ट्स गुड्स मेन हमारे लेट्स सपोज 2 गुड्स हैं. अगर हम ये बढ़ा देंगे ये कम हो जाएगा, ये कम करेंगे ये बढ़ जाएगा. तो क्या हम पीपीसी यूज कर रहे हैं? पीपीसी ऑन मैक्रो. तो अगर हमें मैक्रो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है तो इस तरह से, माइक्रो एक्सप्लेन करना है तो इस तरह से एक्सप्लेन होगा. डू वी अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? इट शोज कि अगर हर कंट्री के पास रिसोर्स लिमिटेड है, मेरे पास भी लिमिटेड है एज एन इंडिविजुअल, पाकिस्तान के पास भी लिमिटेड रिसोर्स है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेट्स सपोज इनके पास रिसोर्स हैं. 8 मिलियन रुपए हैं तो अगर स्पोर्ट्स पे लगा दें, गुड्स बनाने पे, तो 0 बनेगा फार्मिंग पे. दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट गोज about micro and macro. So we understand how to apply micro and macro. इस पर usually बहुत बड़े questions नहीं होते, usually नहीं होते. सही है. अच्छा, एक सेकेंड. एंड ओके, अब हम आगे अगर बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बताता है? नाउ व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी शोज द अमाउंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी shows the amount of buying, selling, production, consumption that is taking place in an economy over a period of time. जैसे कि let's take an example of an economy, any economy. On Sundays, do we have more economic activity or less economic activity? Less economic activity, because there's only very few shops open, there's less economic activity. However, Monday to Saturday there is more economic activity. So economic activity shows the amount of buying and selling or production or consumption that takes place in an economy. सही है. यानी कि हम इसको यूं प्रोडक्शन, कंजम्पशन, बाइंग, सेलिंग, सही है, बाइंग सेलिंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं. जितनी बाइंग सेलिंग, जितनी प्रोडक्शन कंजम्पशन होगी उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री के अंदर होगी. तो यानी कि इफ वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन अगर बढ़ती है कंट्री के अंदर, अगर ये ज़्यादा हो गई प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी. सही है, ज़्यादा होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी. अच्छा, अगर हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग एक ही चीज़ है, बाइंग एंड सेलिंग अगर हमारे पास बढ़ जाएगी, व्हाट वुड हैपन? ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है तो क्या होगा? उसके लिए प्रोडक्शन होगी. सही है, लोग अपने ऑफिस जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, मैकेनिक इस्तेमाल होगा क्योंकि वो बस ख़राब हो रही होगी, गाड़ी ख़राब हो रही होगी. इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी. तो यानी कि जितनी हमारे पास ट्रांजैक्शंस, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ फाइनेंशियल / इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी उतनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी. इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी. So we understand how does the economic activity operates. अगर हम बात कर रहे हैं factors that influence
इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रही है? सही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है? सबसे पहली चीज़ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रही है वो बेसिकली है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, कंज्यूमर ज़्यादा खर्च करेगा, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। बिजनेस कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट्स कंट्री में ज़्यादा होंगी तो कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। कंट्री के अंदर टैक्स रेट या टैक्सेस कितने हैं, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, आपके पास पैसे कम बचेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, सब लोग पैसे बैंक में सेव करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। और क्या चीज़ है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी? एक्सपोर्ट्स कितने हैं, अगर एक्सपोर्ट्स हो रहा है तो उसके लिए प्रोडक्शन होगी। फिर क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगी? हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितनी स्पेंडिंग कर रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस करेगी कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी है कंट्री के अंदर। मिसाल के तौर पे सब्सिडी गवर्नमेंट कितनी दे रही है, ज़्यादा दे रही है, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लोगों को चीज़ें सस्ती पड़ रही होंगी, लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। पॉपुलेशन इन एन इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। फिर उसके बाद सेविंग रेशो ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी। फिर उसके बाद सेविंग रेशो, इनकम ऑफ कंज्यूमर। फिर उसके बाद टाइप ऑफ इकोनॉमी। अगर प्लान्ड इकोनॉमी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटिवली कम होगी, फ्री मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। फिर अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या इम्पैक्ट होगा अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी एक इकोनॉमी में अगर बढ़ जाती है तो क्या इम्पैक्ट होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? बाइंग। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा। क्यों? चीज़ों की जितनी डिमांड बढ़ेगी उन चीज़ों को बनाने के लिए और लेबर चाहिए होगा। डिमांड फॉर लेबर विल इंक्रीज। डिमांड फॉर लेबर जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डिमांड फॉर लेबर, बिकॉज डिमांड फॉर लेबर इज अ डिराइव्ड डिमांड फॉर लेबर इज अ डिराइव डिमांड। सही है, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, तो फिर इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ये लोग स्पेंडिंग करेंगे तो पूरी कंट्री में क्या होगा? कंजम्पशन, हर कोई कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारी उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, पूरी कंट्री में डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, पूरी कंट्री की डिमांड बढ़ेगी। पूरी जब कंट्री की डिमांड बढ़ेगी तो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस? नेशनल प्रोडक्शन पर कनेक्ट करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो क्या होगा? पूरी कंट्री में प्रोडक्शन हो रही है, नेशनल आउटपुट, मुल्क की आउटपुट बढ़ेगी तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? कंट्री के अंदर क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कंट्री के अंदर, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और रिकवरी फ्रॉम अ रिसेशन, सही है, रिसेशन से कंट्री बाहर आ जाएगी। तो यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन हेल्प अस रिकवर फ्रॉम एन इकोनॉमिक रिसेशन, यानी कि रिसेशन से निकालने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हाउएवर एक इसका इम्पैक्ट भी है, इससे महंगाई भी तो हो सकती है। हाउएवर
if economy is fully employed, फुल्ली एम्प्लॉयड का मतलब कंट्री अब ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पे है, मजीद यानी कि 100 गाड़ियां बनी हैं, 100 लोग बाहर खड़े हैं खरीदने के लिए गाड़ी। लेकिन अगर और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, पैसे ज़्यादा आ गए, टैक्सेस कम हो गए, इंटरेस्ट रेट कम हो गए, 150 लोग गाड़ी खरीदने खड़े हैं बाहर और गाड़ियां हैं ही सिर्फ 100, तो क्या होगा? दुकानदार क्या करेगा? प्राइस बढ़ाएगा अपनी गाड़ी के लिए। पूरी कंट्री में सब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो गई है और इतनी चीज़ें बनी नहीं है, तो क्या होगा? हर दुकानदार प्राइस बढ़ाएगा, पूरे मुल्क में सब लोग प्राइसेस बढ़ाएंगे, पूरे मुल्क में प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो पूरे मुल्क में महंगाई होगी। महंगाई का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन होगी। तो क्या होगा? इफ हाउएवर इफ इकोनॉमी इज फुल्ली एम्प्लॉयड एंड एट द सेम टाइम economic activity increases, this will lead to an increase in inflation, as there will be more demand देन सप्लाई। ब्रैकेट में एक चीज लिख रहा हूं, मोर डिमांड देन सप्लाई नेशन वाइड, पूरी कंट्री भर में। अगर एक फर्म की डिमांड ज्यादा हो गई, उसकी सप्लाई कम है, तो जरूरी नहीं कि वो पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन, महंगाई क्रिएट करे। आर वी क्लियर विद दिस सो फार? अब हम इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, तो ये हमें समझ में आ गया है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, सही है, एंड माइक्रो मैक्रो होता क्या है। अब नाउ वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन। नाउ व्हाट डज द वर्ड ग्लोबलाइजेशन मींस? ग्लोब, पूरा दुनिया भर, सही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरी दुनिया भर में ट्रेड बढ़ना, पूरी ग्लोबल हो जाएगा ट्रेड। ग्लोबल कैसे होगा ट्रेड? ऐसा क्या हो रहा है जिससे ट्रेड दुनिया भर में बढ़ रहा है? टैरिफ खत्म कर रही है हर कंट्री, कह रही है अपना गुड हमारी कंट्री लेके आओ, हम अपना गुड आपकी कंट्री लेके आएंगे। कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, स्पेशलाइजेशंस कंट्री ज़्यादा आपस में कर रही है, ट्रेडिंग रिलेशनशिप कंट्री की आपस में बेहतर हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप हो रहा है, इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है। तो यानी कि अगर हम बात करें, ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीज इन worldwide trade due to reduction in tariffs and other trade restrictions, और अब यानी कि और फ्री ट्रेड, इसका उल्टा है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का, और फ्री ट्रेड कैन ऑल्सो एनकरेज ग्लोबलाइजेशन, सही है, फ्री ट्रेड। अब यानी कि किस कंट्री ने सबसे ज्यादा बेनिफिट गेन करा है ग्लोबलाइजेशन से? चाइना, सही है, फिर इसके बाद इंडिया, ब्राजील, सही है, एंड सो ऑन। इन कंट्रीज ने बहुत गेन करा है ग्लोबलाइजेशन से। अच्छा, यही ग्लोबलाइजेशन दुनिया भर में जब ट्रेड बढ़ना हुआ तो क्या हुआ था? फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी तो शुरू हुई। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जब आपस में कंट्रीज आपस में मर्ज हो जाती हैं। अब मर्ज होने तो उनका कल्चर, रिलीजन एक नहीं होता। वो क्यों मर्ज करते हैं? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्यों होता है? फॉर ट्रेड, फॉर ट्रेड ओनली, ट्रेड के लिए वो लोग एक हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है ग्लोबलाइजेशन का? यूरोपियन यूनियन, सही है, 27 कंट्रीज उसके अंदर है। जस्ट इमेजिन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अच्छा, अब बेनिफिट्स क्या है इसके? अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? ग्लोबलाइजेशन जो हो रही है, इससे क्या हो रहा है? सरप्लस जो ज्यादा बन गया, सरप्लस आउटपुट कैन बी एक्सपोर्टेड। शॉर्टेज जो हो रही है, शॉर्टेज कैन बी फुलफिल्ड, सही है, उसको फुलफिल कर सकते हैं हम लोग शॉर्टेज को। और क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन से क्या है? वैरायटी इंक्रीज हो रही है हमारे पास,
और इसके बाद स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है। और हमारे पास क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, हमारे पास मोनोपली टूट रही है हर कंट्री के अंदर। मोनोपली जो जो प्रोड्यूसर्स ने करी हुई, अब दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, वरना ऑनलाइन मंगवा रहे हैं चीज़ें। ये बेनिफिट्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स ग्लोबलाइजेशन के बेसिकली ये डंपिंग कैन टेक प्लेस, डंपिंग कैन टेक प्लेस, यानी कि जो भी कोई और कंट्री वाला जान के आपकी कंट्री के अंदर अपनी कॉस्ट से कम की चीज़ बेचेगा आपकी कंट्री के अंदर, ताकि आपके प्रोड्यूसर ख़त्म, तबाह, बर्बाद हो जाए। हो गए बर्बाद, फिर उसके बाद वही चीज़ की प्राइस जो जान के अपनी कॉस्ट से कम का बेच रहा था फॉरेन प्रोड्यूसर, वो फिर कॉस्ट से 10 टाइम्स या 5 टाइम्स या डबल द अमाउंट के कितने बेचेगा। ये होता है डंपिंग। डंपिंग हो सकती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा, इट विल मेक इट difficult to start new businesses। सही है। और क्या होगा इसके अंदर, नए बिजनेस, इन्फेंट फर्म्स, जो छोटे फर्म्स होते हैं, जो अभी बच्चा फर्म है, डेवलप हो रहा है अभी, इन्फेंट फर्म्स विल सफर। अच्छा, अब अगर हम बात करें व्हाट कैन इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ क्या कहते हैं, बढ़ा रहा है? क्या चीज़ ऐसी है जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा रहा है? सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। अभी इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है? तेज़ हो गया है ट्रांसपोर्ट, सस्ता हो गया है, ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है। सही है। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन। जितनी कम्युनिकेशन बेहतर होती जा रही है वर्ल्ड वाइड, तो उतना ज़्यादा क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड बढ़ रहा है। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, ट्रांसलेटर्स हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए। फिर उसके बाद रिडक्शन इन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हमारी कम होती जा रही हैं। सही है। डस्टबिन में फेंक दूँ, मार कर बेकार हो गया। हाँ, थैंक यू। तो रिडक्शन इन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। और क्या चीज़ इसकी वजह से हमारे पास ट्रेड बढ़ रहा है? हमारे पास फ्री ट्रेड। एक ही चीज़ एक्चुअली है फ्री ट्रेड, जो मैंने ऊपर ये लिखा है और ये लिखा है। फ्री ट्रेड जितना बढ़ता जा रहा है। फिर इसके बाद ग्लोबलाइजेशन, कम्युनिकेशन, एक्सचेंज रेट। फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन ट्रेडिंग रिलेशनशिप। कंट्रीज की ट्रेडिंग रिलेशनशिप बढ़ रही है, इससे ग्लोबलाइजेशन की कहते हैं बढ़ रही है। और स्पेशलाइजेशंस कंट्री कर रही हैं आपस में। डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट, ये पॉइंट क्या है? डिफरेंट फैक्टर एंडोमेंट, यानी कि हर कंट्री के पास रिसोर्सेज अलग है। किसी के पास लैंड ज़्यादा है, किसी के पास लेबर ज़्यादा है, किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है। तो ज़रूरी नहीं कि सारी कंट्रीज़ अपने लिए सब चीज़ें खुद बना लें। सो देयर इज़ डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडोमेंट, इसलिए हमको इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत पड़ती है। राइट, इसको यहाँ रखें।